फ्रेंड्स, जीएस मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार के बारे में अगर बात किया जाए तो वो कहाँ से लिए गए हैं, वो उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, आम जनताओं को भी जानना चाहिए, आम लोगों के हित से संबंधित है। इसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाए तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। जी हाँ, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो ये ध्यान रखना है कि संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। आगे बात करेंगे कि मौलिक अधिकार जो भाग हमारे 3 में है वह अनुच्छेद कितना से कितना तक में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। तो ध्यान रखेंगे, तो भाग 3 में और अनुच्छेद कितना से कितना, 12 से 35। तो क्या था कि मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे कि यह किस देश से लिया गया है। हमारे संविधान के जो भाग 3 में है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपको आसानी से याद रहेगा, कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना से कितना, तो 3 4 12, दैट मीन्स 12 से 35 तक में वर्णित है। और यह मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। तो चलिए आगे और बात करते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में अगर बात किया जाए तो मौलिक अधिकार का जो प्रारूप तैयार किया था वो किस व्यक्ति ने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में अगर बात किया जाए कि किस व्यक्ति मौलिक अधिकार का जो प्रारूप तैयार किया था, किस व्यक्ति ने, तो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार का जो प्रारूप तैयार किया वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्रारूप जो मौलिक अधिकार का है प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन, मतलब दैट मीन्स किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, कब, 1931 में, 1931 में जो अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार की मांग जो की गई थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। कब, 1931 में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन चल रहा था 1931 में। और उसके जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखिएगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं 1931 में, किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। तो ध्यान रखेंगे, अगर प्रारूप की बात कर देगा तो जवाहरलाल नेहरू, अगर अधिवेशन की बात कर देगा कि किस अधिवेशन में मांग की गई थी मौलिक अधिकारों का, तो कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब, 1931 में, और अध्यक्षता कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो भाग 3 है, मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है, जन्मदाता, मूल अधिकारों का जन्मदाता एवं भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है उसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप लोग पूछेंगे कि सर ये मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा एक ब्रिटेन का, इंग्लैंड का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो भाग 3 है इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि आम जनताओं के हित में ये एक अधिकार है जो अगर अधिकार नहीं मिलने पर वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट अपील किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकारों का डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से इसे संरक्षण प्राप्त है, वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो आगे बात करेंगे कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार था, तो जब हमारा संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितना था, मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था। लेकिन क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन, जी हाँ, 44 अमेंडमेंट के तहत, कब, 1978 को संपत्ति के अधिकार को, जो आपका संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, अब प्रेजेंट में कितना है, तो 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को जो आपका मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। कब, 44 अमेंडमेंट। ये आपसे पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को
कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 44 अमेंडमेंट कब? 1978 को। वैसे भी याद रखोगे 4 2 8 मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो कई बार आपसे आप क्वेश्चन पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है, ध्यान रखेंगे। अब जो है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का ए में जगह दे दिया गया है जो कानूनी अधिकार है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे ये जो मौलिक अधिकार, मैंने आप इसके बारे में चर्चा आई थिंक कर रखा हूं कि मौलिक अधिकार का संरक्षण जो प्राप्त है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को संरक्षण प्राप्त है, जिससे किसी भी आम लोगों का अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो अपना अपील दायर कर सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है और इस मौलिक अधिकार को कभी भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना है अनुच्छेद 352, जी हाँ अनुच्छेद 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब इसे कुछ प्रावधानों को बंद किया जा सकता है और वो राष्ट्रपति करेगी। तो ध्यान रखना है इन बातों को, जब देश हित में बात आएगा तब इस मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। इसके बारे में हम आगे आपका जिक्र करेंगे, ये टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार है। अब जो है प्रेजेंट में संपत्ति के अधिकार को तो हटा ही दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब जो है वर्तमान में कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे कौन है, क्या है, कितना आर्टिकल में है। तो चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करेंगे समता या समानता का अधिकार। कौन? समता या समानता का अधिकार, दैट मीन्स राइट टू इक्वलिटी। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। तो ये कई बार आपसे पूछेगा कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में वर्णित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी देख लो 14 18 दोनों समान है, दैट मीन्स कह सकते हैं ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये भी इवन नंबर है। 14 18 14 18 सम संख्या है। तो समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार जब 14 से 18 हो गया तो ये हो जाएगा 19 से 22। जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो दो आपको आसानी से याद हो गया होगा कि समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। नेक्स्ट बात करेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद जब ये 22 हो गया तो ये 23 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 तक में वर्णित है। याद रहेगा आप लोग को। तो 3 हो गया 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24। अब जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। नेक्स्ट बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में वर्णित है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है और यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। तो एक बात पर आप गौर करेंगे कि हमने आपको बताया प्रारंभ में कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है, लेकिन हमने आपको बताया है 14 से लेकर कर यहाँ 29 30 गया, 25 28 29 30 आया और राइट यहाँ चला गया अनुच्छेद 32 में। अब अनुच्छेद 32 में क्यों चला गया? 31 कहाँ चला गया? जी हाँ, अनुच्छेद 31 में ही संपत्ति का अधिकार था, उसको जो है निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 31 वहां से खत्म हो गया। अब बात करेंगे जो मैंने ये सब बताया, ये सब आपको अभी समझ में आया नहीं होगा एक्चुअली, तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। तो कई बार क्वेश्चंस क्या आता है, अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है। दैट मीन्स बारी बारी से हर एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझेंगे और जानेंगे क्या क्या वर्णित है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए ये आप बेसिकली याद कर लेंगे कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार ये हो जाएगा जब 14 से 18 हो गया तो 19 से 22 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार मात्र 2 है, 23 से 24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक में है।
31 तो है ही नहीं, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 कुल मौलिक अधिकार आम लोगों को प्राप्त है। तो चलिए आगे बारे में समझेंगे। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, तो एक एक पॉइंट को आपको बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है। तो आई होप याद हो गया होगा, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, आपका अपना हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि हेजिटेशन होता है, क्या है नहीं है, बट आप समझोगे, 1-2 बार देख लोगे, कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। तो आगे समझते हैं कि समता समानता का अधिकार क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो समता या समानता का अधिकार बात करेंगे तो अनुच्छेद मैंने पहले बता दिया, अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। तो अगर बात किया जाए, देख लो, समता समानता का अधिकार ये जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। तो ध्यान रखना कि क्योंकि जितना में भी आता है 14 से 18 तक में, सब में विधि के बारे में वर्णित है। और विधि के बारे में मैंने आपको बताया था, संविधान के स्रोत जो होता है, विधि का तात्पर्य आ जाए तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बात करें कि जो समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, तो भैया ये 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष समानता, कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अब विधि क्या होता है? विधि के समक्ष समानता, अगर मान लिया जाए कोई सांसद हमारा कानून बनाता है हम जनताओं के लिए, आम लोगों के लिए, तो वो जो कानून बनाएगा वो अमीर गरीब कि कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए जो रूल रेगुलेशन बनेगा, नियम बनेगा, कानून बनेगा, सबके लिए बराबर होगा। अगर मान लिया जाए कोई महिलाएं ने कत्ल कर दिया, और कत्ल का जो है, कत्ल का अगर आरोप, जो कत्ल कर देता है, जो अपराधी हो जाता है, उसके लिए अगर फांसी का सजा है, या फिर तो उस महिलाओं को भी फांसी पड़ेगा, या फिर कोई व्यक्ति, कोई लड़का या फिर कोई जेंट्स करता है तो उसको भी फांसी की सजा होगी। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, सबके लिए नियम कानून जो है एक नजर से देखेगा, सबके लिए बराबर होगा। तो अनुच्छेद 14 में क्या हो जाएगा कि विधि के समक्ष समानता, कानून की नजर में सब बराबर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 में क्या है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अगर ऐसा कोई भेदभाव करता है तो वह गैर कानूनी है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। तो दैट मीन्स क्या है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई अन्य राज्य, अगर लगता है कोई बच्चा है या फिर कोई स्त्री है, तो उनके ध्यान में रखते हुए कुछ छूट का प्रावधान दे सकता है। तो ध्यान रखना है कि 14 में क्या हो गया, विधि के समक्ष समानता, की कानून के नजर में सब बराबर है। जबकि 15 में कहता है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। तो 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 16 में। तो 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता। अब लोक नियोजन का समानता का अर्थ क्या होता है, इसको समझ लेंगे कि लोक नियोजन का समानता कहने का तात्पर्य है, अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो प्रत्येक नागरिक, जो भारत का नागरिक होगा, उसे फॉर्म भरने का अधिकार होगा, जॉब करने का अधिकार होगा। यह आर्टिकल 16 आपका कहता है 16 कि लोक नियोजन में समानता, कि सबको बराबर का अधिकार है, सरकारी जॉब करने का सबको यह अधिकार है। लेकिन आप कई स्टूडेंट से पूछेंगे कि सर आपने बताया कि लोक नियोजन में समानता आर्टिकल 16 में है कि सबको जॉब करने का अधिकार, सबको फॉर्म भरने का अधिकार है, लेकिन ST OBC SC के लिए जो ये प्रावधान है वो कहाँ समानता है? तो बाबू रीजन क्या है कि SC ST OBC वो काफी पिछड़े हुए थे, तो उनके उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए सरकार ने उसके लिए अलग व्यवस्था से किए, समाज में जोड़ने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो उसके बारे में आप लोग डिबेट नहीं करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो 16 में क्या हो गया, लोक नियोजन में समानता, ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। दैट मीन्स यू कैन से दैट अनटचेबिलिटी
दैट मीन्स एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत, जो पहले हमारे समाज में क्या थी, बहुत सारी कुरीतियां थी, उसी में से अस्पृश्यता का अंत, दैट मीन्स छुआछूत का अंत, ये आप लोग जानते होंगे। तो अस्पृश्यता का अंत जो बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल 17 में है, तो ये ध्यान रखना है। अब हमारे समाज में ये नहीं है, इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने काफी इस पर जो है कड़ा कानून बनाए थे, काफी इस पर केयर किया, इस वजह से अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत हो गया, तो ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ये उपाधियों का अंत क्या है, उपाधियों का अंत कहने का तात्पर्य होता है कि जब अंग्रेज का शासन हमारे भारत में था, तो अंग्रेज क्या करते थे कि जो भारतीय उनके आगे पीछे, दैट मीन्स समझ सकते हैं, उनका आगे पीछे जो किया करते थे, वो अंग्रेज उनको कुछ उपाधि दे दिया करता था, और जो उपाधि जब मिल जाते थे भारतीयों को, तो वो भारतीय क्या करते थे, वो अपने ही भारतीयों को नीचे दृष्टि से देखते थे, उनको निम्न समझते थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब उनके द्वारा, दैट मीन्स ब्रिटिश के द्वारा जो भारतीयों को उपाधि दिया गया था, उन उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। बट अब क्या हो गया प्रेजेंट में, दैट मीन्स 1954 1954 से हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री, पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री, दैट मीन्स सबसे नीचे पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण, और सबसे बड़ा है भारत रत्न। तो ये आप जानते होंगे। तो ये जो प्रावधान किया गया है 1954 से प्रावधान हमारा है, लेकिन उपाधियों का अंत से आप ये समझेंगे कि जो ब्रिटिश ने हमारे भारतीयों को उपाधियों दे रखा था, उसके बारे में अंत की बात की गई है, तो ध्यान रखेंगे। और क्या बात है कि अब प्रेजेंट में अगर कोई भी देश किसी व्यक्ति को, या फिर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश से उपाधि ले नहीं सकता है। अगर कोई देश किसी भारतीय व्यक्ति को अगर देता भी है, तो उनको पहले परमिशन लेना पड़ेगा हमारे भारत सरकार से, तभी जाकर वो ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस हित में राज्यों को कुछ छूट दिया गया है। राज्यों को छूट ये दिया गया है, अगर कोई सेना में अगर वो पुरस्कार देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। सेना में, विद्या में और सामाजिक दैट मीन्स सेवा में, तो ये 3 क्षेत्रों में वही दे सकते हैं। अदरवाइज कोई भी राज्य अपने तरफ से अलग से पुरस्कार नहीं दे सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत आप समझ गए होंगे। एक बार रिकॉल कर लेंगे। 14 में मैंने बताया विधि का समझ समानता, मतलब नियम कानून जो भी बनेगा सबके लिए एक बनेगा नियम, जो कानून के नजर में सब कोई बराबर है, वो आप समझ गए। आर्टिकल 15 में बात करेंगे, धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ये ध्यान रखना है। लेकिन राज्यों को कुछ छूट दिया गया है, अगर स्त्री या फिर कोई बच्चा है तो उनको अपने अकॉर्डिंग वो छूट दे सकता है। आप 14-15 समझ गए। 16 में बात करेंगे लोक नियोजन में समानता, अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है उस पर सारे लोगों का अधिकार होगा, सब लोग फॉर्म भर सकता है, सब लोग जॉब कर सकता है। आर्टिकल 17 में बात करेंगे अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करेंगे 18 का उपाधियों का अंत, ये भी आप समझ गए। तो आपको ये जो हमारा समानता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो मैंने दूसरा आपको बताया था कि दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप समझेंगे क्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार दैट मीन्स राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में है। अब 19 से 22 तक में क्या है, बारी बारी से हम लोग उसको समझेंगे। तो यहाँ पे भी मूल संविधान में कुल जो है 7 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार था। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था मौलिक अधिकार में कि मूल संविधान में कुल 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, लेकिन प्रेजेंट में 6 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। यहाँ पे भी स्वतंत्रता का अधिकार में भी संपत्ति का अधिकार ऐड हो रखा था। तो इसमें क्या हुआ, उसको जब हटाया गया तो मूल संविधान में तो 7 था कि जब संपत्ति को हटा दिया गया तो यह भी हो गया, दैट मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार भी 6 हो गया। तो ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार कितना जी, 6। अब चलिए बारी बारी समझते हैं। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में क्या क्या है उसको समझेंगे।
आर्टिकल 19 का ये कहता है बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का ये क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता, दैट मीन्स अभिव्यक्ति की आजादी। जी हाँ, अगर आप लगता है कि हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार गलत कर रही है तो आप सरकार से आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये मतलब ये क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन आपका जो भाषाएं हैं एक सम्मान्य पूर्वक होना चाहिए। ऐसा अब ना बोले जिससे कि सामने वाले की मर्यादाओं को ठेस पहुंचे। तो बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का ए में है। प्रेस की स्वतंत्रता आप समझते होंगे, मीडिया जो वो भी सरकार से पूछते हैं, सरकार की बातें आम जनताओं तक रखते हैं, लेकिन एक मर्यादा लैंग्वेज में, एक रेस्पेक्टेड लैंग्वेज में। तो बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का ए में है। नेक्स्ट, ऐसा वर्ड नहीं बोल देना है ताकि दंगा फसाद हो जाए, वो वाली भाषाएं नहीं। तो बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का ए में, प्रेस की स्वतंत्रता 19 का ए में, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आरटीआई का, जी हाँ आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, और आरटीआई की शुरुआत हुआ था 2005 में। तो ध्यान रखेंगे आरटीआई शुरुआत कब हुआ? 2005 में। अब ये आरटीआई क्या है? जी हाँ, सरकार का कोई भी योजना के बारे में अगर आम लोग उसका जानकारी चाहता है तो आरटीआई के माध्यम से उसकी जानकारी ले सकता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। एक बार और क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि अब क्या है, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। जब आरटीआई की शुरुआत हुई थी 2005 में, तब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। तो ये ध्यान रखेंगे, अब तो सब जगह लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। तो आरटीआई भी आता है आपका मौलिक अधिकार में, इसलिए सरकार की कोई भी योजनाओं का जानकारी आप आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे झंडा फहराने का। जी हाँ, झंडा फहराने का अधिकार जो है, झंडा फहराने का अधिकार पहले सभी लोगों को नहीं था। तो झंडा फहराने का अधिकार जो मौलिक अधिकार अब है, ये बन गया 2004 से। सभी आम लोग जो है 2004 से सभी आम लोग झंडा फहरा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो ये 4 चीजें मौलिक आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार आरटीआई भी है, आपका झंडा फहराने का भी है, बोलने का भी है। ये 4 पॉइंट को आप याद रखेंगे। झंडा फहराने का अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार है 2004 में, और आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन ये भी आपका 2005। तो 4-5 याद रखना है। ये भी आपको, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब बात करेंगे 19 का बी में। तो 19 का बी में क्या कहता है? बी में बिना शास्त्र, दैट मीन्स बिना विपंस के आप शांतिपूर्वक एकत्रित होकर आप सभा कर सकते हैं, सभा का आयोजन कर सकते हैं। तो बी में पहला में था, आप समझ गए। बी में क्या है? बिना शास्त्र के शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का बी में है। ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए 19 का सी कहता है, सी फॉर संघ, संघ अथवा संस्था बनाने की स्वतंत्रता। संघ अथवा स्वतंत्रता बनाने की स्वतंत्रता आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19 सी में है। तो 19 का सी में कौन सी स्वतंत्रता है? संघ बनाने, संघ अथवा संस्था बनाने का आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। ये बना सकते हैं 19 का सी के तहत। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो 19 का डी में, डी फॉर देश। ये क्या है भैया? डी फॉर देश मतलब स्वतंत्र पूर्वक देश में के किसी भी हिस्से में आप जो है घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, टहल सकते हैं। आपका कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि यह आपका स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 का डी में। लेकिन सही इंटेंशन से, ये नहीं कोई गन वन ले लेना है, घूमते टहलना है, तो वो नहीं। एक सही मायने में अगर आप घूमना चाहते हैं पूरे भारत में तो आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका स्वतंत्रता अधिकार है आर्टिकल 19 का डी के तहत। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 19 का ई। जी हाँ, ई कहता ही है। ई में क्या है कि 19 का ई में कि देश के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, दैट मीन्स रहने की स्वतंत्रता। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में आप जो है घर बनाकर नहीं रह सकते थे, दैट मीन्स जमीन आप नहीं खरीद सकते थे। तो वही था कि देश के किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हैं, अपवाद में था जम्मू कश्मीर। लेकिन वो भी अब खत्म हो गया है। आप पूरे भारत में आप चाहें तो गोवा में आप जमीन ले सकते हैं, आप चाहें तो मुंबई में जमीन ले सकते हैं, आपका मन है राजस्थान में जाने का वहां रह सकते हैं। दैट मीन्स जहां आपका इच्छा है आप जमीन लेकर वहां रह सकते हैं। यह कहता है आर्टिकल 19 का ई। तो आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे 19 का एफ में क्या कहता है। 19 का एफ में ही संपत्ति का अधिकार था, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल 19 के एफ में जो था, उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसको हटा दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार से। अब जो है कानूनी का अधिकार बन गया है, ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 19 का जी में, जी हाँ 19 का जी में, तो जी दैट मीन्स जीवन जीने के लिए आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपको है। जीविका उपार्जन के लिए, जिंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए किसी प्रकार का व्यवसाय आप कर सकते हो। तो ये आपका आर्टिकल 19 का जी कहता है। तो ये आप समझ गए होंगे। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं स्वतंत्रता का अधिकार का। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है, जिसमें मैंने बता दिया कि मूल संविधान में 7 था, जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब हो गया 6 स्वतंत्रता का अधिकार। अब 19 का ए में क्या था, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी थी, आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने हक की बात रख सकते हैं, लेकिन आपका जो लैंग्वेज, आपका मर्यादा लैंग्वेज होना चाहिए। तो स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता हो गया। प्रेस का जो मीडिया हो गया वो भी आप समझते हैं। आरटीआई, जो किसी भी सरकार की योजनाओं के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं आर्टिकल 2005 के तहत। जबकि झंडा फहराने का अधिकार, ये भी आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, 2004 में ये आम लोगों को अधिकार दिया गया। तो ये समझ गए होंगे। बी मतलब बिना शास्त्र के, दैट मीन्स बिना विपण के आप शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित होकर आप सभा का आयोजन कर सकते हैं। सी में, सी बोले तो संघ बनाने, संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, ये भी आपका स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। डी में बात करेंगे स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी मतलब देश के किसी भी हिस्से में आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये भी आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 का डी में है। ई बोले तो मैंने बता दिया था, ई मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी आपको बसने, रहने, घर लेने की स्वतंत्रता है। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन अब वो भी खत्म कर दिया गया। आप समझ गए होंगे। एफ तो मैंने आपको पहले बता दिया कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा और 1978 में किया गया, और इसको कानून के अधिकार बना दिया गया। ये भी आप समझ गए होंगे। अब 19 की जी की बात करेंगे तो जी मतलब जीविका, जीवन जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, बट वो व्यवसाय देश के हित में हो, देश के अगेंस्ट ना हो। तो आई होप आपको ये कंप्लीट, आपको ये चीज समझ में आया होगा। हमने आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल मैंने बता दिया, 20 से, आर्टिकल 20 से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अच्छा लगे तो आप जानते हैं, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।